हेलो दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम इलेक्ट्रिसिटी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमें एक बैटरी दिया गया है 3 वोल्ट का, 3 रेसिस्टर्स हमें गिवन है, 5 ओम, 3 ओम और 1 ओम रेसिस्टेंस का। ठीक है ना। एक आमीटर गिवन है और एक प्लग के की गिवन है। हमें क्या करना है, इन सभी को सीरीज़ में कनेक्ट करना है। ठीक है ना। तो आपको पता ही है कि आमीटर को हमेशा ही सीरीज़ में कनेक्ट किया जाता है सर्किट में, और वोल्ट मीटर को हमेशा ही पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। ठीक। तो इसका अगर हम डायग्राम बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे, चलिए देखते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम एक बैटरी का डायग्राम बनाते हैं यहाँ पे ना। 1 मिनट, थोड़ा सा इसको सही करना होगा। ये हमारा बैटरी हो गया, कितने वोल्ट, 3 वोल्ट का। 3 वोल्ट का ये बैटरी है। इससे एक प्लग कनेक्ट किया जाएगा। इससे हम क्या करते हैं, सीरीज़ में एक आमीटर कनेक्ट कर देते हैं, ठीक ना। और 3 रेसिस्टर्स जो है इसे हमें सीरीज़ में कनेक्ट कर देना है। तो मान लो एक ये हो गया 1 2, ये हो गया हमारा 3, ठीक ना। तो ये डायग्राम हो जाएगा, ठीक ना, इस दिए गए इंफॉर्मेशन के हिसाब से। ठीक है ना। इसको हम मान सकते हैं यहाँ पे 5 ओम, ये 3 ओम और ये 1 ओम। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में 4 वोल्ट बैटरी से 2 एम्पियर करंट ड्रॉ करने के लिए 8 ओम रेजिस्टेंस वाले कितने रेसिस्टर्स का हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना। 4 वोल्ट बैटरी से 2 एम्पियर करंट ड्रॉ करने के लिए हमें 8 ओम वाले कितने रेसिस्टर्स यूज़ करने होंगे। ठीक है ना। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें करंट गिवन है, आई गिवन है 2 एम्पियर, पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का वोल्टेज गिवन है हमें 4 वोल्ट। ठीक है ना। रेजिस्टेंस ऑफ ईच रजिस्टर ना कितना गिवन है हमारा, ये हमें गिवन है 8 ओम। ठीक है ना। यहाँ जो ये 8 ओम है ना, ये प्रत्येक ईच रेसिस्टर, प्रत्येक रेसिस्टर का हमारा ये रेसिस्टेंस यहाँ गिवन है। तो कहा जा रहा है कि हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में कितने रेसिस्टर्स का इस्तेमाल करें कि ये 4 वोल्ट वाले बैटरी से कितना करंट ड्रॉ करे, बताओ, 2 एम्पियर। ठीक है ना। ठीक है ना। तो प्रत्येक रेसिस्टर का यहाँ पे गिवन है कितना, रेजिस्टेंस 8 ओम। ठीक ना। तो ऐसे करते करते मान लो हम एन रेसिस्टर्स यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं और प्रत्येक का रेसिस्टेंस कितना है, 8 ओम है। तो हमें बताना है कि कितने रेसिस्टर्स हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कि ये बैटरी से कितना 2 एम्पियर करंट ड्रॉ करें। ठीक है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, आप यहाँ देखो, यहाँ पर आपको वोल्टेज गिवन है, यहाँ पे करंट गिवन है। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे इस कॉम्बिनेशन का ना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पहले निकालना है। ठीक है ना। इस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा वो हमें निकालना है, और वो निकालने के लिए हम यहाँ पे डायरेक्ट किसका इस्तेमाल करेंगे, ओम्स लॉ का। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कितने रेसिस्टर्स कनेक्टेड हैं ये हमें पता ही नहीं है। अगर पता होता तो हम डायरेक्ट निकाल लेते, लेकिन यहाँ पे ये जो डॉट डॉट मैंने दिया है इसका मतलब ये कि n रेसिस्टर्स यहाँ पे कनेक्टेड है, ठीक ना। तो यहाँ पे ओम्स लॉ का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, पहले इक्विवेलेंट या इफेक्टिव रेसिस्टेंस यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे मैं इधर लिख रहा हूँ, ठीक ना। इफेक्टिव रेसिस्टेंस इस केस में कितना हो जाएगा, ओम्स लॉ से, बाय ओम्स लॉ आप जानते हैं V = IR होता है। तो
तो यहाँ से R इक्वल टू क्या हो जाएगा V अपॉन I, ठीक ना। तो R क्या हो जाएगा हमारे यहाँ से V कितना हो गया 4 और R हो गया हमारा 2, इसलिए यहाँ जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन में वो हमारा आएगा यहाँ पे 2 ओम, ठीक है ना, 2 ओम। तो 2 ओम हमारा इस कॉम्बिनेशन का इफेक्टिव रेसिस्टेंस होगा। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें बताना है कि कितने रेसिस्टर्स हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। मैं इधर मिटा के मैं इधर लिख रहा हूँ। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको पता है 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R प्लस, यहाँ पे हम n टाइम्स यूज़ करेंगे रेसिस्टर्स, क्योंकि हमें नहीं पता कि कितने रेसिस्टर्स यहाँ पे गिवन है, ठीक ना। मैं इस डायग्राम को मिटा देता हूँ, ठीक है। तो हमने यहाँ पे रेसिस्टर्स सपोज किया है कि हमने n रेसिस्टर्स यहाँ पैरेलल कॉम्बिनेशन में यूज़ किया है, तो n टाइम्स हम इसे रिपीट करेंगे। सॉरी 1 मिनट, ठीक ना, n टाइम्स, ठीक है ना। तो इसे हम क्या लिखेंगे यहाँ से 1 अपॉन आर पी इक्वल टू, ठीक ना, n अपॉन r, ठीक है ना। अगर आप इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या हो जाएगा ये आर पी इक्वल टू आर अपॉन n, ठीक है ना, आर पी इक्वल टू आर, ठीक ना। यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपने ऑलरेडी निकाल रखा है, ठीक ना। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपने ऑलरेडी निकाल रखा है, तो उसे हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। कितना होगा ये 2 हो जाएगा हमारा। और जो एक्चुअल मतलब प्रत्येक ईच रेजिस्टेंस का रेसिस्टर का जो रेजिस्टेंस है वो हमारा यहाँ कितना है 8 ओम अपॉन यहाँ पे n, ठीक है ना, अपॉन में यहाँ पे क्या हो जाएगा n, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से n इक्वल टू हो जाएगा हमारा 8 अपॉन 2, इसीलिए n की वैल्यू हो जाएगी हमारी 4। मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पे 4 रेसिस्टर्स अगर हम यूज़ करते हैं तो वो 4 वोल्टेज वाले बैटरी से 2 एम्पियर करंट ड्रॉ करेगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट हैपेंस टू द रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट इफ़ द करंट थ्रू इट इज़ डबल्ड। मतलब अगर किसी सर्किट में करंट डबल कर दिया जाए तो उस सर्किट के रेजिस्टेंस पे इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है आपका, तो आप थोड़ा सा सोचें और इसका आंसर बताने की कोशिश करें। आपको पता है कि रेजिस्टेंस जो है ना, रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है ना, वो उस कंडक्टर के लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टेम्परेचर और नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। इसमें कहीं से भी करंट मेंशन नहीं है ना, इसमें कहीं भी करंट मेंशन नहीं किया गया एज अ फैक्टर जिस पे रेजिस्टेंस सर्किट का डिपेंड करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि करंट हम डबल करें या ट्रिपल करें उससे जो है ना सर्किट के रेजिस्टेंस पे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तो आंसर हम क्या लिखेंगे, रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट does not depend on the electric current, इलेक्ट्रिक करंट पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमें 2 वायर दिया गया है, 2 वायर्स, है ना। और ये जो वायर है ना इसका लेंथ सेम है, इसका रेडियस भी क्या है सेम, ठीक है ना। लेंथ सेम है, रेडियस सेम है, लेकिन इसमें से एक कॉपर का वायर है और दूसरा
आयरन का वायर है, ठीक ना। तो हमें बताना है इसमें किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, ठीक है ना। दो वायर हमें गिवन है, ठीक ना, दोनों का लेंथ और रेडियस सेम है और वो दोनों वायर अलग अलग मटेरियल का बना है, एक कॉपर का बना है, दूसरा आयरन का बना है। तो हमें बताना है यहाँ किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, ठीक है। तो आपको एक फार्मूला पता है, ऑलरेडी आप जानते हैं वो फार्मूला, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पे इस फार्मूले का इस्तेमाल करें दोनों मेटल के लिए, फॉर कॉपर, तो क्या हो जाएगा, कॉपर का जो रेजिस्टेंस है ना उसके लिए क्या हो जाएगा, रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर एल अपॉन ए, ठीक ना। अगर मैं इसी का इस्तेमाल करूँ आयरन के लिए फॉर एफ ए, तो आयरन का रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी ऑफ आयरन और एल अपॉन ए। अब अगर आप देखें तो इस दोनों में एल अपॉन ए ये जो फैक्टर है ना ये दोनों में सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि जो रेजिस्टेंस है ना वो डिपेंड करेगा किस पे, रेजिस्टिविटी पे, ठीक ना। तो रेजिस्टिविटी जिस मेटल का ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। और आप ऑलरेडी जानते हैं कि आयरन का रेजिस्टिविटी ज़्यादा होता है, इसीलिए इसका रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। तो रेजिस्टिविटी ऑफ एफ ई इज़ ग्रेटर देन रेजिस्टिविटी ऑफ सी यू कॉपर, therefore resistance of iron will be 1 minute। यहाँ पे मिटा के मैं लिख सकता हूँ 1 मिनट। तो इसीलिए आप यहाँ लिख सकते हैं रेजिस्टेंस ऑफ आयरन विल बी ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि एक वायर है जिसका लेंथ L, रेजिस्टेंस R है, ठीक है ना। अब इसे स्ट्रेच किया गया, इस तरह से इसे स्ट्रेच किया गया है कि इसका जो लेंथ है ना इसका लेंथ डबल हो गया। इसका लेंथ कितना हो गया, 2L, ठीक है। और इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ना वो हाफ हो गया, ठीक है ना। तो हमसे पूछा जा रहा है कि ये जो वायर है ना, ये जो मेटल है, इसका रेजिस्टेंस किस तरह से बदलेगा, ठीक है ना। और रेजिस्टिविटी पर, इस मेटल के रेजिस्टिविटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा इस चीज़ का, ठीक है ना। तो अगर हम 1 मिनट, तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ। चलिए देखिए, इनिशियली हमें वायर का लेंथ L गिवन है और रेजिस्टेंस R, ठीक ना। तो उस केस में हम अगर देखें तो R इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ये रेजिस्टेंस होगा किसका, फर्स्ट वाले वायर का, ठीक ना। सेकेंड केस की अगर हम बात करें, इन सेकेंड केस रेजिस्टेंस क्या होगा, R डैश इक्वल टू रो एल कितना कर दिया गया यहाँ पे 2L ना, और एरिया क्या कर दिया गया, हाफ। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो R डैश विल बी इक्वल टू रो 4L अपॉन ए, या यहाँ से हम लिख सकते हैं R डैश इक्वल टू 4 रो एल अपॉन ए, है ना। इक्वेशन 1 से अगर देखें आप तो रो एल अपॉन ए हमारा R है, तो इसीलिए हम यहाँ से लिख सकते हैं R डैश विल बी इक्वल टू 4 इंटू R। इसका मतलब हुआ कि अगर हमने वायर के लेंथ को डबल और एरिया को हाफ किया तो सेकेंड केस में रेजिस्टेंस जो होगा वायर का वो पहले वाले वायर के रेजिस्टेंस का 4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप अगर लेंथ को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम तो उस वायर का सेम ही रहता है ना। वॉल्यूम सेम रखने के लिए अगर लेंथ आप
इंक्रीज करेंगे ना, तो उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा वो डिक्रीज होगा, ताकि वॉल्यूम क्या रहे, कांस्टेंट रहे, ठीक है ना। तो कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, डायरेक्ट हमें बोल देता है कि हमने वायर की लेंथ को 2 गुना कर दिया या 3 गुना कर दिया, है ना। तो और उस समय ये, उस केस में ये नहीं बोलता है हमें कि एरिया को हाफ किया गया है या नहीं किया गया, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही लेंथ 2 गुना किया जाएगा तो ऑटोमेटिकली एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो होगा उस वायर का वो हाफ हो जाएगा। तो हम इस तरह से वैल्यू पुट करके और हम आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमसे रेसिस्टिविटी के बारे में भी पूछा गया था कि रेसिस्टिविटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, रेसिस्टिविटी पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो रेसिस्टिविटी पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रेसिस्टिविटी जो है ना वो मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करता है, और यहाँ पर मटेरियल सेम ही रहा है, मटेरियल यहाँ चेंज नहीं हुआ है, इसलिए रेसिस्टिविटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि रेसिस्टिविटी डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करता, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि हमारे पास में दो तरह के रेसिस्टर्स हैं, ठीक है ना। एक का रेसिस्टेंस R है, ठीक ना, और दूसरे का, एक का रेसिस्टेंस R है और दूसरे का 2R है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि जब हम इसे, इन दोनों को अलग अलग क्या करते हैं, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब हम इस दोनों को लेते हैं ना अलग अलग, तो उस केस में पावर जो कंज्यूम होगा उसका हमें रेशियो बतलाना है, ठीक है ना। तो अगर हम पहले वाले केस की बात करें, इन फर्स्ट केस, अगर हम फर्स्ट केस की बात करें तो इसमें हमें क्या करना होगा, इसमें हमें दो रेसिस्टर्स को कुछ इस तरह से कनेक्ट करना होगा, ठीक है ना, इसी बैटरी से, समझ रहे हैं। इसका भी रेसिस्टेंस R है और इसका भी R है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे यहाँ पे इस कॉम्बिनेशन का इफ़ेक्टिव रेसिस्टेंस पूछूँ, ठीक है ना, तो यहाँ से आप क्या लिखेंगे, 1/RP इक्वल टू 1/R प्लस 1/R, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारे पास 1/RP इक्वल टू आएगा 2/R, 2/R, ठीक है। और अगर हम इसका रेसिप्रोकल ले लें तो यहाँ से हमें RP इक्वल टू मिलेगा R/2, R/2, ठीक है ना। अब देखिए इस वाले केस में हमें इफेक्टिव रेसिस्टेंस कितना आया, R/2। अब इस वाले केस में अगर हम पावर कैलकुलेट करें तो P इक्वल टू एक फार्मूला होता है V²/R होता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं P1 इक्वल टू V²/, ये R कितना था हमारा, इस केस में R हमारा कितना आया है, R/2। तो यहाँ हम लिखेंगे R/2, तो ये क्या हो जाएगा, P1 इक्वल टू 2V²/R। 1 मिनट, ये नहीं ले रहे हैं यहाँ पर, मैं मिटाता हूँ इसको, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आएगा P1 इक्वल टू V²/R/2, ठीक है ना। अच्छा एक मिनट, ये हो जाएगा 2V²/R। तो फर्स्ट केस में जो पावर कंज्यूम होगा वो इतना होगा, ठीक है ना। तो हम सेकेंड केस में कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। सेकेंड केस में सेकेंड केस में हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो है 2R, ठीक है, और इसे भी हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में लेना है, ठीक है ना। तो इसका भी रेसिस्टेंस 2R है और इसका भी 2R है। तो यहाँ से अगर हम इफेक्टिव रेसिस्टेंस देखें तो क्या हो जाएगा, 1/2R प्लस 1/2R, ठीक है, 1/R
इक्वल टू 1/2r प्लस 1/2r, ठीक है। तो यहाँ से 1/r इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा 2r, ठीक ना, ये हो जाएगा 2, ठीक है ना। तो यहाँ से r इक्वल टू हमारे पास आएगा 2r/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो r इक्वल टू हमारे पास आएगा r, ठीक है, r इक्वल टू r। अब यहाँ से अगर हम पावर कंज्यूम निकालते हैं, पावर कंज्यूम अगर हम निकालते हैं, तो यहाँ से P2 इक्वल टू हमारे पास आएगा V² किसके इक्वल है R के, ठीक है ना। अब इस दोनों का हम रेशियो लेंगे, इसका और इसका हम रेशियो लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से P1/P2 क्या होगा हमारे पास 2V² R/V²/R। तो V² से V² कैंसिल हो जाएगा, R से R कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए P1/P2 हमारे पास आएगा 2:1, ठीक है ना। तो ये रेशियो होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमें सेम रेसिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट करना है और पावर जो कंज्यूम होगा उसका हमें रेशियो बताना है, ठीक है ना। तो इस केस में भी हमारे पास दो तरह के रेसिस्टर्स हैं, एक का रेसिस्टेंस R है, दूसरे का 2R है, ठीक ना। इन फर्स्ट केस हमें क्या करना है RS निकालना है। तो RS क्या हो जाएगा यहाँ पे R प्लस R, ठीक है ना। कितना हो जाएगा ये 2R हो जाएगा, ठीक ना, 2R, ठीक है। अब पावर की अगर हम बात करें तो पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा P इक्वल टू, यहाँ पे V² R था हमारे पास में ना, तो हम V² R के जगह पे V इक्वल टू क्या होता है IR, हम ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे IR²/R, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा यहाँ से I²R²/R, R से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा हमारा I²R, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे P1 हमारा क्या आएगा, यहाँ से P1 हमारा आ जाएगा I²R, 1 मिनट, R के जगह पर हम क्या लेंगे यहाँ पे 1 मिनट। ये तो P का फार्मूला हो गया हमारा पावर का फार्मूला, ठीक है ना, ये पावर का फार्मूला है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे P1 निकालेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से P1 इक्वल टू क्या होगा I² और R के जगह पर हम कितना लेंगे यहाँ से 2R, ठीक है ना। अब देखिए सेकेंड केस में केस निकालते हैं हम। इन सेकेंड केस में हमारे पास इफेक्टिव रेसिस्टेंस कितना होगा 2R प्लस 2R। तो यहाँ से RP हमारे पास आएगा 2R प्लस 2R कितना 4R, ठीक है ना। चलिए यहाँ से पावर कितना हो जाएगा हमारे पास I² इंटू क्या R, तो R यहाँ कितना हो गया 4R, ठीक है ना 4R। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें रेशियो निकालना है, इसलिए P1/P2 इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा यहाँ से I² 2R/P2 का वैल्यू कितना हो जाएगा I² 4R, ठीक है ना। I² R से ये R कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आपका 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यहाँ से P1/P2 कितना आ जाएगा 1:2, ठीक है ना। तो ये रेशियो होगा सीरीज वाले में, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमें एक सर्किट दिया गया है कुछ इस तरह का।
इस रेसिस्टर का रेजिस्टेंस 5 ओम है, इसका 10 ओम है, ठीक है ना। तो हमें क्या बताना है, हमें सबसे पहले इफ़ेक्टिव रेसिस्टेंस बताना है, उसके बाद हमें इस सर्किट में करंट बताना है कितना फ्लो कर रहा है, और थर्ड में हमें बताना है कि ये जो 10 ओम रेसिस्टर है इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ठीक है ना, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हम इफेक्टिव रेसिस्टेंस यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले आप यहाँ देखें, ये जो रेसिस्टर्स है ना ये एंड टू एंड कनेक्टेड है, एंड टू एंड कनेक्टेड है, मतलब ये सीरीज़ में है, ठीक है ना। ये दोनों का दोनों रेसिस्टर्स सीरीज़ में है, इसीलिए यहाँ से इफेक्टिव रेसिस्टेंस जो आएगा हमारा वो कितना हो जाएगा, 5 ओम प्लस 10 ओम, कितना आएगा ये हमारा 15 ओम, ठीक है ना। और आपको ये जो बैटरी है इसका वोल्टेज दे रखा है 2 वोल्ट, ठीक है ना। अब आप ओम्स लॉ से, है ना, ओम्स लॉ से क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पे करंट निकाल सकते हैं। ओम्स लॉ से V इक्वल टू क्या होता है, आई आर, तो यहाँ से I इक्वल टू हो जाएगा V/R, ठीक है ना। चलिए क्या होगा यहाँ से, I हमारा 1 मिनट, तो यहाँ से I इक्वल टू V कितना है 2, और यहाँ पे R कितना आ गया, R आ गया हमारा 15। तो यहाँ से अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.133 एम्पियर, ठीक है ना। तो करंट हमारा निकल गया, ठीक है ना। चलिए अब हम निकालते हैं यहाँ पे 10 ओम रेसिस्टर्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। थर्ड पार्ट में हमें टेन ओम रेसिस्टर के, ये जो 10 ओम रेसिस्टर्स है इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमें मेजर करना है, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इस रेसिस्टर्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए, एक तो रेसिस्टेंस और दूसरा करंट, ठीक ना। और करंट इस बैटरी से कितना सप्लाई हो रहा है वो हमने अभी निकाला 0.133 वोल्ट, ठीक ना। और आपको पता है कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन में करंट हर जगह सेम ही होता है, इसका मतलब इस रेसिस्टर से भी करंट कितना फ्लो कर रहा है उतना ही, ठीक है ना, जितना बैटरी से सप्लाई दिया जा रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पे फिर से हम ओम्स लॉ यूज़ करेंगे, V इक्वल टू आई आर, है ना। और यहाँ से हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। यहाँ पे I कितना था हमारा 0.133 इंटू आर, आर कितना है, आर इसका टोटल नहीं, क्योंकि हमें इस रेसिस्टर्स के अक्रॉस हमें निकालना है ना करंट, इसीलिए हम इसके रेजिस्टेंस को यहाँ यूज़ करेंगे, ठीक ना। तो ये कितना है 10, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 1.33 वोल्ट, ठीक है ना। ये पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक सर्किट गिवन है, इसमें 3 रेसिस्टर्स सीरीज़ में कनेक्टेड हैं, 3 रेसिस्टर्स सीरीज़ में कनेक्टेड हैं, ठीक है, इस तरह से। इसका वोल्टेज 6 वोल्ट है, बैटरी का वोल्टेज, ये हमारा मीटर हो गया, ये है 2 ओम, ये है 5 ओम और ये है 10 ओम, ठीक है ना। तो आपको बताना है यहाँ क्या क्या चीज़ें बतानी है आपको बतानी है इफेक्टिव रेसिस्टेंस, दूसरा टोटल करंट,
तीसरा करेंट थ्रू ईच रेसिस्टर, करेंट थ्रू ईच रेसिस्टर, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे इफेक्टिव रेसिस्टेंस। चूँकि ये तीनों का तीनों रेसिस्टर पैरेलल में कनेक्टेड है, इसीलिए हम लिखेंगे 1/RP इक्वल टू 1/2 प्लस 1/5 प्लस 1/10, ठीक है ना। 2, 5 और 10, 2, 5, 10 का एलसीएम आप निकाल लेंगे यहाँ से, क्या हो जाएगा ये 2 1 जा 2, 5 और 2 5 सा 10, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा सॉरी ये 5 से होगा, 5 1 जाओ, ये हो जाएगा 1 और ये 1, तो यहाँ पर 10 आ जाएगा हमारा, ठीक है ना। इस तीनों का एलसीएम कितना आएगा हमारा 10, तो ये हो जाएगा हमारा 1/RP इक्वल टू 10, ठीक है। ये हो जाएगा 5 2 और ये 1, ठीक है ना। ये हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा 1/RP इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा 8/10, ठीक है ना। इसे मैं मिटा के इधर लिखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारे पास RP कितना आएगा, ये हमारे पास आएगा 10/8, ठीक है ना, ओम। तो ये होगा हमारा इफेक्टिव रेसिस्टेंस, ठीक है ना। अब हमें करंट निकालना है, इस सर्किट से कितना करंट पास हो रहा है ये हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो ओम्स लॉ से, बाय ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR, तो यहाँ से I इक्वल टू V/R होगा, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ से I इक्वल टू V हमारा कितना है 6 वोल्ट, और R हमने अभी निकाला 10/8, तो यहाँ से I हमारा क्या आएगा, 8 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 48/10, इसलिए I हमारा होगा 4.8 एम्पियर, ठीक है। इसका मतलब ये जो बैटरी है ना, ये कितना सप्लाई कर रहा है करंट, ये कर रहा है 4.8 एम्पियर। और आपको पता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है ना। प्रत्येक रेसिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, लेकिन करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, करंट अलग अलग अमाउंट में फ्लो करेगा। यहाँ मान लो आप यहाँ पे ये I1 होगा, तो सेकेंड वाला I2 और ये I3, ठीक है ना। तो यहाँ I1 करंट फ्लो करेगा, इसमें I2 और इसमें I3 करंट फ्लो करेगा। तो हमें वही कह रहा है कि प्रत्येक रेसिस्टर में कितना करंट फ्लो करेगा वो फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है ना। तो चलिए करते हैं। I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ हो जाएगा हमारा ये V/R, ठीक है ना। I1 इक्वल टू V, पोटेंशियल डिफरेंस प्रत्येक रेसिस्टर के अक्रॉस सेम ही होगा, तो पोटेंशियल हमारा हो गया यहाँ पे 6/R। यहाँ कितना गिवन है, R इस रेसिस्टर का है 2, तो इसीलिए I1 हमारा कितना हो जाएगा, I1 हमारा हो जाएगा 3 एम्पियर, ठीक है। अब हम I2 की बात करते हैं, I2, ठीक है, I2। तो I2 हमारा कितना होगा यहाँ पे, I2 हमारा हो जाएगा V/R, या इसको आप R1 ले सकते हो, इसको R2, ठीक है ना। तो यहाँ से I2 इक्वल टू हमारा हो जाएगा 6/R2 कितना है 5, ठीक है ना। 6/5 कैलकुलेट कर लेना आप, जितना आएगा उतना एम्पियर, ठीक है। उसी तरह से I3 कितना होगा हमारा यहाँ पे, इसको लिख लो आप, ये हो जाएगा 1.5
2, 1.2, सॉरी ये तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1.2 एम्पियर, ठीक है ना। चलिए अब कैलकुलेट करते हैं हम R3। R3 कितना हो जाएगा, V अपॉन R3। तो I3 इक्वल टू V यहाँ होगा 6 वोल्ट और R3 कितना हो गया हमारा यहाँ पे 10। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ से I3 इक्वल टू 0.6 एम्पियर, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में 2 रेसिस्टर्स हमें गिवन है, R1 और R2, ठीक है ना। और इसे हमें क्या करना है, कनेक्ट करना है सीरीज़ और पैरेलल दोनों में, ठीक है ना, सीरीज़ और पैरेलल दोनों में, ठीक है ना। अब एक स्टूडेंट ने एक एक्सपेरिमेंट किया इस पे, जिसमें उसने क्या किया, R1 और R2 को सीरीज़ में और फिर से पैरेलल में कनेक्ट करके और उसके 2 ग्राफ ड्रॉ किए। तो आपको यहाँ पर बताना है कि ये दोनों ग्राफ में से कौन सा ग्राफ सही है। यहाँ पे एक ग्राफ आपका है कुछ इस तरह का, ठीक है, और दूसरा है हमारा ये है सीरीज़ के लिए और ये है पैरेलल के लिए। इसमें ये पैरेलल के लिए और ये सीरीज़ के लिए, ठीक ना। इसमें V और I और यहाँ पे I और V गिवन है, ठीक ना। तो हमें बताना है कि इस दोनों में से कौन सा ग्राफ सही है, ठीक ना। तो आपने ओम्स लॉ पढ़ा है, ठीक है ना। ओम्स लॉ क्या कहता है हमें, ओम्स लॉ कहता है कि V I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसीलिए V और I के बीच का जो ग्राफ होता है ना वो स्ट्रेट लाइन आता है, ठीक है ना। अब देखिए इस ग्राफ का जो स्लोप होता है ना, इस ग्राफ का जो स्लोप होगा यहाँ पे ना, वो स्लोप क्या देगा हमें, यहाँ पे जो स्लोप है ना ये हमें देगा V अपॉन I। आप इस ट्राइंगल को कंसीडर करो यहाँ पर ऐसे, ठीक है। मान लो करंट का हम कोई वैल्यू लेते हैं तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें क्या होगा, पोटेंशियल का भी कोई ना कोई एक वैल्यू मिलेगा ना, ठीक है ना। तो अगर आप इस राइट एंगल ट्राइंगल को कंसीडर करो तो इसमें टेन स्लोप का मतलब होता है टेन थीटा। तो टेन थीटा का मतलब यहाँ हो गया बेस, सॉरी परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर ये हो गया मतलब ये, ठीक है ना। तो ये जो परपेंडिकुलर आप देख रहे हो ना ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमने P के जगह पर ले लिया V और बेस हमारा यहाँ किसको रिप्रेजेंट करेगा, I को, तो ये I, तो V अपॉन I। और आपको पता है कि V अपॉन I क्या होता है, वो R होता है। इसका मतलब VI ग्राफ में जो ग्राफ का स्लोप होगा वो हमारा क्या देगा, वो हमें देगा रेजिस्टेंस। अब यहाँ पर आप कंसीडर करो एक चीज़, मान लो कि करंट के हम किसी एक पार्टिकुलर वैल्यू की बात करें अगर हम, तो उस पार्टिकुलर वैल्यू पे इस ग्राफ के केस में हमें पोटेंशियल ये मिलेगा, ठीक है ना। और उसी करंट पर इस ग्राफ के लिए हमें पोटेंशियल ये मिलेगा, ठीक है ना। तो करंट हमारा यहाँ क्या है, करंट हमारा सेम है, ठीक है ना। इस दो केस में, दो कॉम्बिनेशन के केस में करंट हमारा सेम है लेकिन हमें पोटेंशियल अलग अलग मिल रहा है। तो फर्स्ट वाले ग्राफ के केस में सेम करंट हमें मिल रहा है कम पोटेंशियल पे, लेकिन सेकेंड वाले ग्राफ में, इस वाले ग्राफ में सेम करंट हमें मिल रहा है ज़्यादा
मतलब वोल्टेज अप्लाई करने पे, इसका मतलब हुआ है ना कि इस वाले केस में रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। और ज़्यादा किस में होता है रेजिस्टेंस, सीरीज़ में। इसका मतलब ये ग्राफ सही है। और पैरेलल वाले में कम होता है तो यहाँ कम है, तो ये ग्राफ सही है ना। अब इसको देखते हैं। अब इस ग्राफ का अगर हम स्लोप निकालें, इस ग्राफ का अगर हम स्लोप निकालें, ठीक है ना, तो इसका स्लोप ज़्यादा आएगा और इसका स्लोप हमें कम आएगा। नहीं, यहाँ पे स्लोप इसका ज़्यादा आएगा और इसका कम आएगा। तो यहाँ पर जो स्लोप आएगा आपका वो क्या आएगा, स्लोप देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ पे आई, तो ये हो गया आई अपॉन, है ना, क्या है ये वी, आई अपॉन वी। तो देखो वी अपॉन आई क्या होता है, आर, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन आर। इसका मतलब जिसका स्लोप ज़्यादा होगा, है ना, उसका आर क्या होगा, कम होगा। और स्लोप ज़्यादा किसका है, इस वाले ग्राफ का स्लोप क्या है, ज़्यादा, तो इसका आर क्या होगा, कम। तो देखो पैरेलल में आर क्या होता है, कम ही होता है ना, रेजिस्टेंस, है ना। और जिसका स्लोप यहाँ पे कम है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो इस वाले ग्राफ का रेजिस्टेंस ज़्यादा है। इसका मतलब ये ग्राफ भी सही है। तो यहाँ पे ये दोनों ग्राफ क्या है, सही है, ठीक है ना। चलिए इस वीडियो में इतना ही। इसके बेसिस पे आप और सारे क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं।